हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल जो है आपके साथ पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा है। अभी हम पीवाईक्यू जनरल एप्टीट्यूड का डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम 2021 लाइफ साइंस में जो पीवाईक्यू जनरल एप्टीट्यूड में पूछा गया था वो लेके आए हैं। देखिए, पैटर्न जो होता है पेपर का वो सेम होता है हर साल। तो अगर आप पीवाईक्यू पे भी मेहनत करेंगे तब भी एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोल रहा, गौरी सेड दैट सी कैन प्ले द कीबोर्ड हर सिस्टर। ये इंग्लिश से पूछा गया था और इसका आंसर है एज वेल एज। गौरी सेड दैट सी कैन प्ले द कीबोर्ड, वो कीबोर्ड खेल सकती है जैसे उसकी सिस्टर खेलती है। एज वेल एज, जैसे उसकी सिस्टर खेलती है। तो ये इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपको इंग्लिश का थोड़ा भी बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है इंग्लिश का, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते थे। दैट इज कम फ्रॉम द मिरर इमेज। अगर आप इससे देखना चाहेंगे, आपको फोल्ड करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, फोल्ड करना है इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरह से आपका है, ये और ये। जब आप फोल्ड करोगे इसको तो ये पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा, ये दो जाके आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको इधर आके मिलेगा, ठीक है। और ये जो है वो आपका ऐसे आएगा और ऐसे। मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपका बनेगा अगर आप इसको फोल्ड करते हो। अगर आप इसको ओपन करके देखो तो आपको क्या है, मतलब नॉर्मल आप बनाइए, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे रखिए और इसको उठा के यहाँ लेके आइए। तो इसको उठा के आप यहाँ लेके आओगे इस तरह से, और ये ऊपर की तरफ है तो इधर की तरफ, और ये भी ऊपर की तरफ है तो इधर की तरफ। देखिए ये दोनों आपको सेम मिला। तो आप चाहे यहाँ से सीख लीजिए कि इसको अगर आप जैसे इस पे रखोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बनाएगा और ये वाला यहाँ पे बनाएगा और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो द करेक्ट ऑफ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आपका कौन सा है, बी नंबर। आपको यहाँ पे देखना है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपका कंफ्यूजन एक ही जगह हो सकता था, और वो क्या था, वो था डी। पर डी और बी में क्या डिफरेंस है, ये नीचे की तरफ है, बल्कि आपका नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि आपने जो बना रखा है वो इस तरह है और आप मोर इधर के पेज को रहे हो, तो ये नीचे की तरफ कभी नहीं जाएगा। तो दैट इज द सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला, इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्री बिटवीन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूब and any one of the edges of a cube, then cos theta, longest diagonal of the cube and any one of the edges of the cube is a। यहाँ पे a भी दे रखा है, ठीक है, क्यूब ए। देन देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशंस दिए हैं कि यह एक क्यूब है और इस क्यूब से स्ट्रक्चर बना है, ये आपका क्यूब है जिसकी साइड ए है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा कि जो आपका लॉन्गेस्ट क्यूब डायगोनल है, मतलब ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल है, इसके बीच और एक साइड के बीच, दैट इज अ थीटा। ओके,
दैट इज थीटा। अगर आप क्यूब की बात करोगे तो दैट इज ए यहाँ इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ए यहाँ पे आपका पाइथागोरस लगेगा, और पाइथागोरस से आप ए सी की वैल्यू निकालोगे तो ए सी की वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a² इक्वल टू a√2। मतलब यहाँ पे a√2 आंसर आएगा 1। ठीक है, लेकिन ये आपका यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट, ये इतना ही है। हमें चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का, मतलब हमें चाहिए, ये हमारे पास है a√2, बल्कि हमें इसके आगे भी चाहिए। जैसे मैंने कहा हमें ये भी चाहिए, और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मान लीजिए है। तो अगर हम ये कहें और यहाँ से अगर हम इस तरह से गिराएं, ठीक है, तो ये पॉइंट है। आपने अगर 9th की थोड़ी भी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो ये यहाँ पे जब जाएगा, ये आपका यहाँ पे जब जाएगा और इससे एक यहाँ पे आएगा, तो ये जो ये बना पूरा का पूरा ये पूरा इसका जो मतलब जैसे यहाँ से ये गिरा, दैट इज a√2 प्लस ये जो है आपका a²। तो अगर हम लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करें, आपको अगर बायोलॉजी का, तो आप इसको सीधे ऐसे याद रखिए फार्मूले से कि किसी भी क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, इसके लिए फार्मूला है जो ये आपने निकाला, दैट इज होल स्क्वायर a√2 का होल स्क्वायर प्लस a²। ये हो जाएगा a² 2a² प्लस a², ये हो जाएगा 3a², मतलब a√3 डायगोनल हो गया। उसके बाद आपको बताना क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बेस, ये जो आपका है बेस, दैट इज अ बेस a, हाइपोटेन्यूज ये है a√3, तो इस a से a कटा, cos थीटा इक्वल टू 1/√3। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B. Okay. The another question is fourth, and fourth says that कि x - 1/x इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। इसे आप नॉर्मली सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। 1/2 का स्क्वायर माइनस का x माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू x + 2। यहाँ पे आपका लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो होगा a² प्लस b² माइनस का 2ab मीन्स x² प्लस का b² मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4
-2 × x × 1/2 सेम माइनस यहाँ पे इसको लगाएंगे तो हो जाएगा ये x² + 9/4 -2 × x × 3/2 = x + 2। ये हो जाएगा आपका x², ये 2 से आपका 2 कट गया, +1/4 -x, यहाँ पे आ गया आपका, ये भी 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा +- -x² +- -9/4 -+ 3x = x + 2। ये x² से ये x² कटा, +- ये आपका नीचे आ गया आपका 4 कॉमन, ऊपर आ गया आपका 1 -9 और ये आ गया आपका +, साइन ग्रेटर देन 3 से पहले प्लस है तो +3 में से 1 गया तो 2x = x + 2। ये आ गया आपका माइनस का ये आपका आ गया -8/4 + 2x = x + 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x, इस x को इधर ले जाइए, -x = ये आपका 2 का 2 रहेगा, ये इधर चला जाएगा आपका 8/4, 2 में से x गया तो x, 4 कॉमन, 4 2 = 8 + 8, x = 16/4, 4 4 = 16, x = 4, x = 4। हम आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बताते, उसके पीछे रीज़न है। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हो तो आप पेपर निकाल सकते हो, बट आप कोई भी कंपटीशन इंटरव्यू नहीं निकालोगे। और माय मोटो इज़ जस्ट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करते हुए आप पेपर्स को सोल्व करते हुए कोई भी कंपटीशन की तैयारी, इंटरव्यू भी आप इजीली निकाल सको। दैट इज़ माय मोटो। क्वेश्चन नंबर 5, पेन राइटिंग के काम आता है। पेन से हम लिखते हैं, उसी तरह नाइफ से हम काटते हैं। तो नाइफ से हम कट लगाते हैं, काटने का काम करते हैं। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और समझना है। इसकी कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है, लिसनिंग टू द म्यूजिक ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं तो क्या हो रहा, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा और डिकम्फर्ट डिक्रीज हो रहा, डिस्कम्फर्ट डिक्रीज हो रहा। ठीक है, साइंटिस्ट researchers whether listening to the music while study can help the student learn better and the result were inconclusive। ठीक है, student who needed the external stimulation for study fared worse while a student who did not need any external stimulation benefited from the studies। मतलब क्या है कि कुछ दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है। ए को कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस नहीं चाहिए स्टडी के लिए, उनके लिए ये क्या है, हमारा म्यूजिक वॉर्स है। और एक बी है जिसको गाना सुन के पढ़ने की आदत है, तो उसके लिए ये बेनिफिटेड है, क्योंकि ये पहले से इसको गान पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल स्टिम्युलस चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंटरफेरेंस ऑफ द अबव पासेस। पहला, लिसनिंग टू द म्यूजिक हैज नो इफेक्ट ऑन लर्निंग एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए, नो इफेक्ट ऑफ लर्निंग,
तो यहाँ पे हमने दिखाया ना कि बेनिफिटेड है बी वाले के कंडीशन में, ए वाले में वर्स है, इफेक्ट तो है, तो यहाँ पे बोल देना नो इफेक्ट, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। लिसनिंग टू द म्यूजिक हैज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट बोथ ऑन फिजिकल और लर्निंग, नहीं, यहाँ पे बेनिफिटेड है तो दिस इज द पॉजिटिव, बट यहाँ पे वर्स कंडीशन है ना, मीन्स दिस इज आल्सो द नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। लिसनिंग टू द म्यूजिक हैज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज प्लस म्यूजिक, एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस बढ़ गया। म्यूजिक हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग ओनली इन द सम स्टूडेंट, हाँ बेनिफिटेड के कंडीशन में है बट वर्स के कंडीशन में नहीं है, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं। लिसनिंग टू द म्यूजिक हैज अ क्लियर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग इन ऑल स्टूडेंट के लिए नहीं है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। देखिए इस तरह से आप रफ पेपर पे बना के और आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। कंडीशन क्लू, जो क्लू दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखे, उसको ध्यान से पढ़ना है और बाद में हम एनालाइज करेंगे कि क्या ऑप्शन सही हैं या गलत हैं, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कुछ इस तरह से हो, इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन पे ही मैटर करता है ये पेपर, मतलब ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये वाला अगर आप देख रहे हो, मतलब जैसे ये है, अगर आप इसको पलट दो, अगर आप इसको पलट दो तो आपका क्या आएगा, आप यहाँ से बनाओ, ये ऐसे है, फिर ये अंदर है, फिर बाहर की तरफ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आना है, फिर ऐसे, फिर ऊपर जाना है, फिर इस तरह से, फिर अंदर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसा तो बन रहा। अब इसको भी पलट दो, पहला वाला जो है यहाँ पे आपको देखना है, ये तो ये, फिर इधर की तरफ, इनमें अगर आप मिलाते हो तो एक आपका ये यहाँ पे ना इस तरह का आना चाहिए, क्योंकि आपका कितने, एक यहाँ पे आना है और एक आपका यहाँ पे आना है, दो तरीके का आना चाहिए, बट यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अदर जो है इसका, जो आपका अदर है ये वाला, इसमें यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी है ये डिप्रेशंस, एक दो तीन, इसका आंसर वैसे आपका ये है 7 का पहला वाला। अगर आप, ये मेरा दो पे ऊपर नीचे हो गया, इसलिए हमको लगता है इसमें कॉपी एंड पेस्ट में दिक्कत है, यस, ये गलती से मेरा दोनों सेम कॉपी हो गया है, ड्यू टू दिस रीजन दे आर द सिमिलैरिटीज, ये दोनों सेम दिख रहा है आपको, बट ये है, यहाँ पे जो ऑप्शन था वो गलत है, या यहाँ पे जो ऑप्शन है ये भी गलत है, बगल में है, ये दोनों यहाँ पे सेम ऑप्शन, इसलिए आपको ये दोनों सही लगेगा, लेकिन आपके जो पेपर है उसमें आपका ये वाला आंसर सही है। आप जैसे ही ये बनाओगे पेंसिल से ये वाला स्ट्रक्चर, आपको तुरंत ये वाला साफ साफ दिखाई दे जाएगा, डोंट वरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द 3 क्लास इन द रेशियो, 3 क्लास में
रेशियो है 3, 13 और 6 का। इफ 18 स्टूडेंट आर added to each class, the ratio change 15, ये रेशियो चेंज हो रही है 15, 35 और 21। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 3 क्लास इन द बिगिनिंग। इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। हम अगर ये कहे कि 3x प्लस 18 जो है वो, और 13x प्लस 18, इसमें 18 जोड़ दे, इसमें 18 जोड़ दे, इन दोनों का रेशियो हमारा ये 15 इंटू 35 आना चाहिए। ओके, हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 21x, 18 7 ज़ा 126, 13 3 ज़ा 39x और 18 3 ज़ा 54। अब क्या हमारा 39x माइनस का 21x इक्वल टू 126 माइनस का 54। 39 में से 21 गया मीन्स 18x इक्वल टू 72। तो देन x इक्वल टू 72 अपॉन 18, तो x इक्वल टू 4। अगर 4 है मतलब 3 इंटू 4, फिर 13 इंटू 4, 13 4 ज़ा 52 और 6 इंटू 4, 16 4 ज़ा 24, 4 5 6 7 8 8 5 and 6 7 8, 88 is the correct answer for this question. So that is a 8 number question. That is a 9 में आपको समझने की कोशिश करनी है, और इसको इसके तरह के क्वेश्चंस मैंने और भी जगह सोल्व करे हैं, टिफर में भी सोल्व करे हैं, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने सोल्व करे हैं। तो आप इसको सीधे नंबर को कोड कर लीजिए इंग्लिश उसमें, कि यहाँ पे है द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन द 3 डिफरेंट यूनिट ईयर एंड रिस्पेक्टिव नेट प्रॉफिट आर प्रेजेंटेड इन द फिगर। ये फिगर है ईयर 1 में 100 यूनिट जो है ये हमने यूनिट नंबर ऑफ द यूनिट, और नेट प्रॉफिट इतना मैंने बेचा है, नेट प्रॉफिट इतना है, ये बेचा है, ये प्रॉफिट है, ये बेचा है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये सब यहाँ पे दे रखा है। आगे दे रखा है कि द कॉस्ट अपॉन यूनिट इन ईयर 3 वाज 1, यहाँ का जो है 1 है, विच वाज हाफ ऑफ द कॉस्ट अपॉन यूनिट इन ईयर 2, इसके हाफ है 1। मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, हम 1 है और हमें बोल रहे हैं कि 3 में हाफ है, मतलब ये हो जाएगा आपका 2। द कॉस्ट अपॉन यूनिट इन द ईयर 3 वाज 1/3 ऑफ द कॉस्ट यूनिट इन ईयर 1। 1/3 है, मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 है, अगर ये 3 होगा तो ही यहाँ पे 1/3 होगा, ये आपका 2 होगा। तो नहीं, 1/3 की बात हो रही है। ओके, 1/3 है, मतलब यहाँ पे आपका 1 होगा तो ये आपका 3 होगा। तो अगर हम ये कहे, यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान दो, कॉस्ट यूरो नहीं, साफ साफ दे रखा है, तो आपको इसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं। दैट इज 1 एंड दैट इज 3। तो आपका गिवन क्या है, हम गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन में आपका है कॉस्ट अपॉन यूनिट इन ईयर 3।
हम यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से बता रहे हैं, शॉर्ट तरीके से नहीं बता रहे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर टाइम वेस्ट कराते हैं, शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहे हैं। मैं आपको रीज़न बता दूँ, व्हेन यू वांट टू डू द पीएचडी इन द फ्यूचर, तो आप शॉर्टकट तरीके से कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि पीएचडी करने का मतलब शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 1 = 3 रुपीज़, तो ये हो गया कॉस्ट अपॉन यूनिट। ठीक है, अब एक फार्मूला है कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस कॉस्ट प्लस टैक्स। सेलिंग प्राइस माइनस कितना में बेचा है और कितने का कॉस्ट था और कितना उसने टैक्स दिया है। अब हम इन्हीं चीज़ों से, यहाँ पे क्या दिया था, रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस इन द ईयर 2 ऑफ द सेलिंग प्राइस इन ईयर 3, इनके और इनके बीच की सेलिंग प्राइस हमें बताना है, उसकी हमें रेशियो बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इन ईयर 2 ये वाले फार्मूले का से एक इक्वेशन निकालेंगे। तो इन ईयर 2 नेट प्रॉफिट, इन ईयर 2 नेट प्रॉफिट, दैट इज अ नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिख लेंगे 296 इक्वल टू नेट प्रॉफिट। फिर आपका पूछा है सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। मतलब क्या है कि आपका सेलिंग प्राइस में तो कुछ नहीं जाएगा, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट आपका कितना है, नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे कितना दे रखा है 200, और कितना का कॉस्ट है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में 2 रुपये का कॉस्ट है। तो कॉस्ट का कितना हो गया 2 रुपया, और कितना यूनिट आपका बेचा गया है 200, और प्लस टैक्स। टैक्स कितना है ये एक क्वेश्चन है। तो टैक्स की बात करोगे तो टैक्सेस विल पेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 10%, 13% और 15%। तो 13% सेलिंग प्राइस का टैक्स है, मतलब 0.13 सेलिंग प्राइस। ओके, 296 इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 400 माइनस 0.13 सेलिंग प्राइस, 296 प्लस 400 इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का 1, इतना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका पता आएगा कि 0.87 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 696। तो सेलिंग प्राइस जो है आपका आएगा 696 अपॉन 0.8700, इससे आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 800। तो सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 800 सेकेंड ईयर में। अब आप इसी तरह इन ईयर 2 सेम फार्मूला, इसी में नेट प्रॉफिट आपका हुआ था 210, सेकेंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर की बात हम कर रहे हैं, थर्ड ईयर। नेट प्रॉफिट हुआ था 210, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, हमें बतानी है थर्ड ईयर में क्या था, 1 था, तो 1। कितना यूनिट बिका है, 3 है, 300 कॉस्ट हो गया, प्लस टैक्स कितना है थर्ड ईयर का 15, कितने का 15% कितना है सेलिंग प्राइस का। तो ये हो जाएगा आपका 210 अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस 300 और माइनस 0.15 सेलिंग प्राइस। तो अब देखो क्या करोगे, 210
प्लस 300 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 0.15 सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका 0.1558 सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आप निकालोगे सेलिंग प्राइस तो 510 अपॉन 0.8500, ये आपका आएगा 600। तो यहाँ पे आपका आ गया सेलिंग प्राइस 600। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ वो निकालना है सेलिंग प्राइस इन सेकेंड ईयर अपॉन सेलिंग प्राइस इन थर्ड ईयर। तो ये हो गया 800 अपॉन 600, 2 से 4 3, तो आपका आ गया 4 और 3, 4 3, ऑप्शन नंबर ए 4:3। यही है आपका सेलिंग प्राइस इन ईयर 2। ईयर 2 और ईयर 3 का है 4:3। अब इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, 6 स्टूडेंट PQRSTU, इनकी हाइट अलग है। हम हाइट कंपेयर करते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन कहता है S इज टॉलर देन R। हमने बनाया R और हम बोल रहे हैं R से टॉलर है S। दूसरा बताया Q इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। Q जो है सबसे छोटा है, हम यहां पे बना लेते हैं Q, दैट इज Q। U इज टॉलर देन ओनली 1 स्टूडेंट। ओके, U जो है वो टॉलर है सिर्फ एक स्टूडेंट से। सबसे छोटा Q है तो सिर्फ Q से U टॉलर होगा, तभी एक स्टूडेंट से है। T इज टॉलर देन S। T जो है आपका, T जो है वो S से टॉलर है बट इज नॉट द टॉलेस्ट। T जो है वो आपका क्या है, टॉलर देन S। T जो है टॉलर देन S है बट नॉट द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट नहीं है, तब बचा कौन सा, देखो P आपका बच गया, मतलब सबसे ऊपर सबसे बड़ा सबसे टॉलर कौन होगा, P होगा, और P हमारा टॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे बता रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर टॉलर देन R। R से टॉलर कितना है, हाँ क्या वाला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर टॉलर देन R इज द सेम। R से टॉलर है 1 2 और 3, इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टर देन। ओके, शॉर्टर देन तो 1 2 3, तो 3 मतलब S से 3 छोटा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, शॉर्टर देन S। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि इससे मैंने ये बना लिया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन में पढ़ा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर टॉलर देन R। R से जितना टॉलर है स्टूडेंट उतना ही नंबर, इसी 3 नंबर को कांस्टेंट रखते हुए किस स्टूडेंट से सेम उतने ही नंबर कोई शॉर्टर है। तो S से जो है 3 शॉर्टर है, 1 2 3, तो R से 3 टॉलर है और S से 3 शॉर्टर है, तो S इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।